यूपी में 2017 के चुनाव के लिए जोड़ तोड़ का दौर शुरू हो गया है। 4.5 साल पहले जिस पार्टी का झंडे तले नेताओं ने चुनाव जीता था, आज वही नेता अपनी उसी पार्टी के खिलाफ बगावत का झंडा उठाए दूसरी पार्टी के आंगन में घूम रहे हैं। बुधवार का दिन बीएसपी के नाम था तो गुरुवार को बीजेपी की बल्ले बल्ले हो गई। बीएसपी ने बुधवार को कांग्रेस के 3 और समाजवादी पार्टी के 1 विधायक के गले में नीला पटका पहनाया, तो आज कांग्रेस के 3 और एसपी बीएसपी के 2 विधायक केसरिया पटका पहनकर बीजेपी हो गए। इनमें से ज्यादातर विधायक वही हैं जिन्होंने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करके अपने इरादे जाहिर कर दिए थे। यूपी में दल बदल के इस मौसम में फिलहाल सबसे ज्यादा फायदे में बीजेपी है। उसके पाले में दूसरी पार्टियों के 8 विधायक पिछले 4 दिन में आ चुके हैं, जिनमें बीएसपी से बगावत करने वाले हेवीवेट नेता स्वामी प्रसाद मौर्य भी शामिल हैं। विरोधी पार्टियों के विधायकों को अपने पाले में देखकर आता देखकर बीजेपी नेताओं के चेहरे खिल गए हैं। उन्हें लग रहा है कि यूपी की सत्ता से वनवास अब खत्म हो जाएगा। शामिल होने वालों की पहली किस्त है, अगली किस्त और उसके बाद की अगली किस्त की धीरे धीरे प्रतीक्षा करिए। सपा बसपा मुक्त उत्तर प्रदेश, कांग्रेस मुक्त भारत देश की ओर भाजपा का जो अभियान है उसको बल प्रदान करने का काम हुआ है। ये बसपा को जवाब नहीं है, बसपा उत्तर प्रदेश से पहले ही खत्म हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में हमारी लड़ाई समाजवादी पार्टी से थोड़ी बहुत बची है। बहन कुमारी मायावती जी के कार्यों से प्रभावित होकर के आज आप भी इस बात को मानते हैं कि बहन कुमारी मायावती जी की सरकार में लाइन बहुत अच्छा होता है, विकास के काम होते हैं। पूरा यूपी पूरा इंडिया मानता है। हमारे विधायकों ने भी यही माना और आ रहे हैं, और अभी तो शुरुआत है। लोगों की इधर से उधर कूदफान जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है प्रारंभ हो जाती, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ इस सबसे कोई राजनीतिक कोई बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। किसी के आने या जाने से किसी राजनीतिक दल पर कोई बड़ा प्रभाव पड़ेगा ये मैं नहीं मानता। लेकिन इन लोगों को जरा कहीं की टिकट नहीं मिला, कहीं कोई दूसरा कारण हुआ, पार्टी छोड़कर चल देते, कहीं वैचारिक आस्था नहीं है। तो सवाल यह है कि क्या दल बदलू या भाड़े के नेताओं के सहारे जीतेंगी राजनीतिक पार्टियां, और ये दल बदल का कौन सा खेल शुरू हो जाता है। कहानी शुरू हो गई थी राज्यसभा के चुनाव के वक्त, जब पार्टियों ने जबरदस्त क्रॉस वोटिंग करवाई थी, खासकर भारतीय जनता पार्टी ने। क्या यही है बीजेपी का चाल, चेहरा और चरित्र? इन्हीं तमाम सवालों पर बात होगी। बीएसपी भी निशाने पर है, क्योंकि बीएसपी भी धड़ाधड़ दल बदल करवा रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी की क्या रणनीति होगी, वो इस आरोपों से घिरी हुई है कि वहां पे कई सारे मुख्यमंत्री हैं। रीता बहुगुणा जोशी जी कांग्रेस की हैं, वो ये बताएंगे कि आखिरकार इतने सारे विधायक, 11 विधायक कांग्रेस के क्यों बागी हो गए। हमारे साथ ही साथ रितु सिंह जी हैं, लीडर बहुजन समाज पार्टी की, जो हमें बताएंगी कि आखिरकार बहुजन समाज पार्टी की तरफ लोग आ रहे हैं, लेकिन क्या वोट आएंगे। इन्हीं तमाम सवालों पर बड़ी बहस होगी। हमारे साथ जुड़े हैं संबित पात्रा जी, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन। संबित जी, सबसे पहला मेरा सवाल यह है कि क्या भाड़े के नेताओं के सहारे भारतीय जनता पार्टी इस चुनावी वैतरणी को पार लगाएगी? बीजेपी को तो शायद जरूरत नहीं है, और बीजेपी इस तरह के दल बदल भी नहीं करवाती है, लेकिन आजकल मौसम आ गया है कि चुनाव से पहले जो है फटाफट बीजेपी में लोग आने लगते हैं। बिहार में भी हमने ऐसा ही देखा और यहां पर भी ऐसा ही देख रहे हैं। तो देखिए, अगर फटाफट लोग बीजेपी में आने लगते हैं, जैसा कि आपने अपने अनुमान के हिसाब से और बिल्कुल रिसर्च के आधार पर कहा, तो क्यों आते हैं ये सोचना पड़ेगा। जब टाइटैनिक जहाज डूब गया था, जिसको कहते थे ये डूब नहीं पाएगा, जब वो डूब गया था तो लोग वहां से कारपाथिया नामक जहाज में चले गए थे। तो स्वाभाविक रूप से ये जो बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टीज बहुत बड़ी बड़ी डिंगे हाँक रही थी उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बसपा हो, अगर इनकी नेताओं के कहने के आधार पर देखा जाए तो ये सब जीत की ओर बढ़ रहे थे। अगर ये जीत की ओर बढ़ रहे थे, अगर इनका जहाज सही चल रहा था, तो कोई भी इनके जहाज को छोड़कर दूसरे जहाज में नहीं आएगा। आज इससे यही प्रूव होता है कि अगर नेता उनके डूबते हुए जहाज को छोड़कर हमारे जहाज में आ रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को ही विजयी रूप में देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ही आगे विजय की ओर बढ़ रही है, इस विषय में कोई संशय नहीं रह गया है। दूसरी बात, अभी कांग्रेस को हमने चंद दिनों पहले देखा कि एक बहुत बड़ा रोड शो किया। मैं तो कांग्रेस की प्रवक्ता से यह पूछना चाहता हूं, उस दिन बहुत कांग्रेस के लोग खुश थे। ये रोड शो के बाद छोड़ शो मतलब छोड़ के आना पार्टी, रोड शो के बाद छोड़ शो क्यों है?
अगर लोगों में कॉन्फिडेंस आ गया, आप तो कह रहे थे बहुत भीड़ आ गई, अब देखिए कांग्रेस का बल्ले बल्ले हो जाएगा, अब तो हम जातीय समीकरण भी सही बैठा रहे हैं। अगर सारे समीकरण सही चल रहा था, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं रोड शो के बाद छोड़ शो क्यों? क्योंकि देखिए वो तो आप मैनेज कर रहे थे, छोड़ शो तो पहले ही आप मैनेज कर चुके थे ना, इनसे क्रॉस वोटिंग तो करवा चुके थे। उन एमएलए को आप मैनेज नहीं कर, इन 11 के 11 से क्रॉस वोटिंग तो करवा चुके थे आप, और ये पार्टी से निकाले गए लोग हैं। ऐसा नहीं है कि पलक पावड़े बिछाए कांग्रेस को टिकट देने के लिए खड़ी हुई थी वहां पर। नहीं, मेरा तो सिर्फ विनम्र निवेदन यह है, अगर कांग्रेस के घर के अंदर का भी मैनेजमेंट हम कर रहे हैं तो ये कांग्रेस क्यों कह रही है कि हम पूरे उत्तर प्रदेश का मैनेजमेंट कर लेंगे? किस आधार पे कह रही है? अगर 11 एमएलए की मैनेजमेंट भारतीय जनता पार्टी बाहर से बैठ के कर ले रही है और बड़ा सक्सेसफुली कर ले रही है, तो कांग्रेस कह दे हम तो अपने घर को ही नहीं संभाल पा रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश को कैसे संभालेंगे? तो ये सब बड़ी बड़ी बातें ना करे। और दूसरी बात है, आप देखिए ये विधायक हैं, ये नेता है, स्वामी प्रसाद मौर्य कोई छोटे व्यक्ति तो नहीं है, बहुत बड़ा कार्यकाल उनका रहा है राजनीतिक जीवन में। वो हमारे और आपके कहने पर तो अपने राजनीतिक चाल नहीं चलते हैं। स्वाभाविक रूप से ये जो बड़े नेता होते हैं उनको पता होता है कि किस समय किधर कदम रखे, क्योंकि कौन सा कदम विजय की ओर बढ़ रहा है। स्वाभाविक है वो देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की कदम विजय की ओर बढ़ रहा है, इसलिए वो इस रथ में आके शामिल हो गए हैं। चलिए रीता बहुगुणा जी, टाइटैनिक बता दिया आपके जहाज को इन्होंने, टाइटैनिक है ये, डूब रहा है। देखिए इन लोगों के अभी मैं संवित जी का बहुत 60 वर्षों तक रहा है तो टाइटैनिक ही होगा। चढ़ा के बोलते भी हैं। जिन लोगों को हम लोगों ने पार्टी से हटाया, जिनकी सदस्यता को समाप्त करने के लिए स्पीकर को लिख चुके हैं, उनको इन्होंने अपने खेमे में बुलाया, अंदरों के लोगों को भी बुलाया। तो एक बात तो साफ हो गई कि इनके पास अपने लोगों की कमी है, इनके पास अपने पे विश्वास नहीं है। ये मांगे हुए मंगनी के नेताओं के ऊपर अपनी पार्टी को चलाना चाहते हैं। तो साफ हो गया, ना आप किस सिद्धांत की बात करते हैं, आप किस लोकतंत्र की बात करते हैं। अगर आप मात्र डिफेक्शन से दूसरी पार्टियों से लोगों को गोद लेकर अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी का खुद का बेस बहुत कमजोर है, आपको अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं है। तो हमारी तो बात बन गई कि जब आप बात कर अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप क्या देश को चलाएंगे, जब आपकी पार्टी में इतनी ताकत नहीं है कि अपने आप चुनाव लड़के जीत ले। 2014 के चुनाव में सब बाहर के लोगों को लाके आपने टिकट दिया, अब 2017 आ रहा है, अभी भी आप कॉन्फिडेंट नहीं है। तो आप अपने को देखिए, अपनी कमजोरियों को आंकिए। हम लोगों ने तो उनको पहले ही बाहर कर दिया था और उनको हम हटा चुके हैं। आपसे जितनों को चाहिए ले लीजिए, उससे हम विचलित नहीं होते। चलिए, लोकतंत्र में इस समय कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में बहुत तेजी से बढ़ रही है। 10 सेकंड सोनिया जी ने जिस तरह से प्रधानमंत्री के क्षेत्र में पूरा बनारस, पूरी वाराणसी निकल आई थी, वो बताती है लोकप्रियता हमारे प्रधानमंत्री जी की। बोलिए संबित जी, 10 सेकंड आपके, फिर गौरव भाटिया को पास जाना पड़ेगा। 10 सेकंड सत्ताधारी पार्टी उन्हीं की है। जी जी, देखिए पहली बात तो है, मेरी बड़ी बहन रीता बहुगुणा जी ने कहा कि हम गोद ले रहे हैं दूसरे नेताओं को। वो गोद लेने से मुझे कुछ बात याद आ गया कि जो इनके अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश में आदरणीय राज बब्बर जी, वो तो समाजवादी पार्टी में थे, वो तो वहां से गोद लिए हुए हैं। और ये दत्तक पुत्र अपने हैं। और दूसरी बात, जहां तक शीला दीक्षित जी है, आदरणीय शीला दीक्षित जी भी तो नहीं, सुन लीजिए, जहां तक आदरणीय शीला दीक्षित जी हैं, वो भी तो किसी और सूबे की मुख्यमंत्री थी, वो भी तो गोद ली हुई मुख्यमंत्री कैंडिडेट बनी हुई है उत्तर प्रदेश में। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, मैं छोटा हूं उम्र में, ये गोद लेना शब्द थोड़ा सा भूल जाइए, तो फिर आप ही के इतिहास के विषय में बताएंगे। और बड़ी बात, आपने मुझे जो याद दिलाया अभी कि समाजवादी पार्टी सत्ता में है, उससे मुझे एक बात याद आ गई। देखिए, समाजवादी पार्टी सत्ता में है, हम तो केंद्र में हैं। अब रोड शो के विषय में रीता बहुगुणा जोशी जी बोल रही थी कि बड़ा सक्सेसफुल रोड शो रहा बनारस में। आप बताइए रीता जी, आप अगर सत्ताच्युत करना चाहती हैं समाजवादी पार्टी को, आपकी लड़ाई समाजवादी पार्टी से उत्तर प्रदेश में होनी चाहिए, तो रोड शो तो सेफई में होना चाहिए था। ये रोड शो लेकर आप बनारस में क्या कर रहे थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं ये जो कप्तान सब डूबते हुए जहाज के हैं, ये जहाज एक ही है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, इनका सब जहाज एक है। और मुझे तो लग रहा है ये जो रोड शो की इतनी भोरी भोरी प्रशंसा कर रहे हैं, आजकल तो सब खबरें बाहर आ रही है कांग्रेस के अंदर से, प्रशांत किशोर के ऊपर भी गाज गिर रहा है
कि आपने जो रोड शो कर दिया उसमें कहीं ना कहीं जो सोनिया जी, आदरणीय सोनिया जी बीमार पड़ गई, उससे कांग्रेस का पोल खुल गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तमाम अखबारों में छपा था। और जिस प्रकार से प्रियंका गांधी का खेमा और राहुल गांधी का खेमा लड़ रहा है प्रशांत किशोर को साइड करने में, वह भी न्यूज के माध्यम से सामने आ रहा है। तो गोद तो आपने प्रशांत किशोर को भी ले रखा है, तो कृपया करके ये गोद लेने वाला शब्द हटा दीजिए डिक्शनरी से रीता जी। चलिए, लेकिन गोद लेना में कतई बुरी बात राजनीतिक तौर पर मानता हूं, लेकिन लग रहा है सुनकर कि सोनिया जी के उसमें चोटिल हो जाने पर आप उसको एक मजाक के रूप में ले रहे हैं। ये बड़ी शर्मनाक बात है राजनीति में। एक और प्रधानमंत्री फोन कर, मजाक नहीं, अखबारों में छपा था कि प्रशांत किशोर, सोनिया, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के खेमे में लड़ाई हो गई है इस बात को लेकर। ये अखबारों में छपा था, प्रशांत नहीं, तमाम बड़े अखबारों में छपा था कि उस विषय को लेकर किस प्रकार कांग्रेस के, आप कर दीजिए उन अखबारों के ऊपर डिफेमेशन का केस, सब तमाम बड़े बड़े अखबारों में छपा है। हारने के बाद अब आप यूपी में हारने के लिए उतर रहे हैं। और जहां तक आपने सिपाही की बात हम बहुत, राहुल गांधी से हम बहुत घबराए, कोई लड़ रहा है समाजवादी से, तो हम लोग लड़ रहे हैं। अच्छा, चलिए थोड़ा सा युद्ध विराम करते हैं, राजनीतिक विराम करते हैं। मैं यहाँ पर सीधे रितु सिंह जी को जोड़ता हूँ। रितु सिंह जी, आपकी पार्टी में क्या हो गया? इसमें तो कभी टूट होती ही नहीं थी। ये स्वामी प्रसाद मौर्य कहाँ से बीजेपी में चले गए? नहीं, देखो वो लालची थे इसलिए वो चले गए। अच्छा, जब तक आपके साथ थे तब तक नहीं, हमारे थे। साथ जब तक मतलब वो, अरे हमारे साथ क्या कहते हैं, जब तक उनको सब कुछ मिल रहा था तब तक उनकी बेटी को टिकट मिला, उनके बेटे को टिकट मिला, सब कुछ। जब उनको टिकट नहीं मिला तो वो क्या कहते हैं दूसरी जगह। तो जब वो बीजेपी में गए हैं तो वो लालच से ही तो गए हैं। और बीजेपी जो सरकार है 2 साल में वो फेल हो चुकी है, क्योंकि इनकी सरकार अच्छी तरह जानती है। अगर यूपी में होते, अगर इनको आना ही होता, यूपी में इनकी सरकार आती, इन्होंने काम किया होता, तो इन्हें दूसरे लोगों को खींचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये तो आए दिन किसी न किसी को खींच रहे हैं। क्या उस खींचा में ये क्या सरकार बना सकते हैं? ये इन्होंने भाड़े के लोगों को जो इकट्ठा कर रहे हैं ये लोग, इन भाड़े के लोग क्या इनकी पार्टी में रिलायबल? अरे नेता की जो पहचान होती है ना वो पार्टी से होती है, और बागी नेता की तो कोई पहचान ही नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि आपकी पार्टी से कितने नेता छोड़ के जाते हैं और कितने वापस आ जाते हैं? नहीं, वो छोड़ के जाते हैं जब वो बोलते हैं दौलत की बेटी है, हाँ, फिर तो वो बोलते हैं जब आप मतलब दलित की तो है ना, बेटी है। जब अब मुझे बता दीजिए कि मायावती जी दौलत की बेटी है या दलित की बेटी? देखो सर, जो कह रहा है वो प्रूफ कर दे। मैं तो ये कह रही हूँ, बहन जी जो काम करती है वो सामने दिखाई देता है। यूपी में जो काम हुआ वो भी सामने दिखाई देता है। और लोगों को अब जब चुनाव होगा तो दूध का दूध पानी का पानी अपने आप हो जाएगा। लेकिन हम इनकी तरह नहीं करते, हम अपने मिशन पे चलते हैं। जो हमारा मिशन है हम उसके हिसाब से अपना काम करते हैं, और जो हमारे मिशन को या हमारी विचारधारा को समझता है वो हमारी पार्टी में वहीं का वहीं खड़ा रहता है। लेकिन अरे सर, आप बताइए ना, आप मेरे को प्रूफ करिए, आपने कितने पैसे दिए? आप प्रूफ करिए। मौर्य जी ने, मैंने मौर्य जी को भी कहा था, और मैंने मौर्य जी को उसी दिन कहा था जून में कि मौर्य जी आप बीजेपी में जाएंगे क्योंकि आप लालची हैं, आपको वहां लालच में। आप बताइए ना मौर्य जी को, मैंने तो उसी दिन कहा था। मौर्य जी ने तो मेरे मुंह पे कहा था, आप वीडियो उठा के देखिए IVN7 की, कि मौर्य जी ने कहा था नहीं मैं तो बीजेपी में नहीं जाऊंगा। तो आज मौर्य जी बीजेपी में कैसे चले गए मुझे बताएंगे? क्योंकि उनका लालच है, साफ दिखाई दे रहा। और आपके यहाँ पर भी अभी कुछ नहीं मिलेगा तो आपके यहाँ से भी भागेंगे। ऐसे लालची लोग कहीं नहीं खड़े होते, जो अपनों के साथ नहीं खड़े होते वो बाहर वालों के साथ भी नहीं खड़े होते। और आपकी पार्टी बहुत कमजोर है। रितु जी एक बड़ी बात को मान गई है आपके चैनल पे। उन्होंने कहा, उन्होंने क्या किया आप बताइए 2 साल में जो बातें सुन लेते, संबित को सुन लेते। नहीं, पहले आप बताइए, पहले मेरी बात का जवाब दीजिए। समीर जी, आपने 2 सालों में क्या किया है? 2 साल में आपकी पार्टी ने क्या किया है आप बताइए? जितने वादे किए, आज महंगाई सर है, काला धन आने वाला है, क्या आया मुझे बताएंगे? दलितों के नाम पे मतलब हमारे देश के प्राइम मतलब प्रेसिडेंट ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी कि मैं असहाय हो गया हूँ, मैं गोली मार दो। अच्छा रितु, नहीं, ये तो गलत बात है। एक देश का प्रधानमंत्री इसी टाइप की बातें कर सकता है? आप सोचो, मतलब उनको इस चीजों पे डॉक्टर पात्रा बात तो चीजों पे एक्शन लेना चाहिए था। अरे तुम वोट तो हमारे ही लेते हो ना, दलितों का वोट लेते हो, राजा भी आप बनते हो और दलितों की मदद भी नहीं करते। और मतलब आप अपने आप को दिखा रहे हो कि जी मैं तो बिल्कुल मैं कुछ कर ही नहीं सकता। डिबेट हो रहा है, धीरे धीरे आप रियो ओलंपिक्स के बारे में भी बोलने लगेंगे। नहीं बोलने क्या, मैं तो आपको बात बोल रही थी, आप डर गए। गौरव जी जुड़ गए हमारे साथ। गौरव जी बड़ी देर से जुड़े, मुझे गौरव जी को जोड़ना पड़ेगा। गौरव जी, ये क्या हो रहा है? ये कौन सा मैच हो रहा है बीजेपी और बीएसपी के बीच की? सपा तो जो है वो अंपायर के तौर पे खड़ी हुई है।
चुपचाप देखे जा रही है उत्तर प्रदेश में, नहीं, इधर जा रहा है दीपक तो जी, उधर आ रहा है। सपा अपने पैरों पे खड़ी है। नहीं, दीपक जी, हम लोग समाजवादी पार्टी अपने पैरों पे खड़े हैं। भाजपा बसपा की बैसाखी ले रही है, बसपा भाजपा की बैसाखी ले रही है। और मुझे याद आ रहा है स्वामी प्रसाद मौर्य का कथन, जब उन्होंने बसपा छोड़ी थी तो उन्होंने कहा कि बीजेपी और बसपा दोनों ही जो है मुर्दा पार्टी है और दोनों ही देश का नुकसान कर रही हैं। आज वही स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा के मुकुट में नवरत्न की तरह एक रत्न बना दिए गए हैं। मेरा केवल इतना कहना है कि अभी संबित भाई कह रहे थे कि ये जहाज डूब रहे हैं। एक टाइटैनिक नाम का जहाज है भाजपा का, 73 एमपीज उस पर चढ़े हुए हैं भाजपा के, वो डूब गया है। इसीलिए इनको जो है दूसरे लोगों की जरूरत पड़ रही है। अगर भाजपा के पास अपना संगठन होता, अपनी विचारधारा होती और खुद में ताकत होती, तो उत्तर प्रदेश में ये लोग दूसरी पार्टी के जो रिजेक्टेड लॉट हैं उनको क्यों लाते। ये साफ दर्शाता है भाजपा खुद में बहुत घबराई हुई है। उनको चिंता यह है कि एमपी 73 आए, एमएलए ऐसा ना हो 37 ही आ जाए। दूसरी बात मैं कहूंगा दीपक जी, जहां तक विचारधारा की बात है, आज भाजपा या बसपा विचारधारा विहीन, कैडर विहीन हो गई है। भाजपा को खुद नहीं पता है कि उनका चेहरा मुख्यमंत्री का कौन होगा। विकास के मुद्दे पे वो चुनाव लड़ नहीं सकती, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विकास केवल समाजवादी पार्टी ने किया। भाजपा ने 73 एमपी सोते रहे, अब कुंभकर्णी नींद से जागे हैं। तो ये बात स्पष्ट है कि भाजपा चुनाव में कहीं नहीं है। इसी तरह से दूसरी पार्टी के लीडर प्रलोभन से, डरा के, रुपया दे के, जिसमें उनकी महारत हासिल है, वो ला रहे हैं। जहां तक बसपा की बात है, स्वामी प्रसाद मौर्य उनके बहुत बड़े लीडर हुआ करते थे कुछ दिन पहले। आज उन्होंने जब प्रश्न उठा दिए मायावती जी पे कि रुपया लेके टिकट देती है, जो अखिलेश दास जी ने भी कहा जब बसपा छोड़ी, आरके चौधरी ने भी कहा, तो आज सवाल ये उठता है कि बसपा का हर लीडर ये क्यों कहता है कि मायावती जी जो है रुपए देके टिकट देती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं वहां कुछ गड़बड़ है और उसकी जांच सीबीआई कर सकती है। सीबीआई भाजपा के पास है, भाजपा की सरकार है, भाजपा की सरकार क्यों नहीं जांच कराती है कि कैसे काला धन भाजपा से बसपा पे आता है और बसपा से इल्जाम लगाना बहुत आसान काम है, उसको साबित करना बहुत मुश्किल काम है। इनसे पूछते हैं ना कि प्रूव करवाएंगे डॉक्टर संबित पात्रा, क्या प्रूव करवाएंगे कि मायावती पर ये जो इल्जाम लगता है आपकी भी आपकी सरकार कैसे चल रही है सब अच्छी तरह जानते हैं। सपा सरकार इस समय क्या है और किस तरह चला रहे हैं। आपकी कानून व्यवस्था बिल्कुल जीरो, भाई बहन की लड़ाई बंद हो जाए तो मैं बोलूंगा। शून्य का पता है आपको? आए दिन आपके यहाँ कुछ ना कुछ होता रहता है। अभी आपके आईजी वाला रोज आपके यहाँ कुछ ना कुछ होता है। आप लोग कभी एक्शन लेते हैं? आज जो चर्चा का विषय उस पे करें। अच्छा, डॉक्टर क्यों नहीं करेंगे? जब आप बता रहे हैं तो हम भी तो आपको बता रहे हैं आपकी सरकार कितनी अच्छी चल रही है। संबित पात्रा जी, गौरव भाटिया ने बहुत सही शब्द यूज किया है। रितु जी शांत हो जाइए। एक मिनट डॉक्टर संबित पात्रा, गौरव भाटिया जी ने बड़ा अच्छा शब्द यूज किया है, रिजेक्टेड माल। रिजेक्टेड माल लिया है आपने, रिजेक्टेड माल दूसरी पार्टियों का, खासकर रीता जी की पार्टी का। गौरव भाई से मैं अभी सबका उत्तर दे देता हूं। पहली बात तो है मैं गौरव भाई से क्षमा मांग लूं, वो जहाज शब्द से नाराज हो गए हैं, साइकिल बोलना चाहिए था, पंचर साइकिल। डूबता जहाज उनको अच्छा नहीं लगता, साइकिल पंचर हो गया उनको ठीक लगता है। दूसरी बात, हम तो ये रिजेक्टेड माल ले रहे हैं जैसा गौरव भाई कह रहे हैं, कम से कम मुख्तार अंसारी तो नहीं ले रहे हैं। नहीं, सॉरी, जहाज नहीं, जहाज नहीं भाई, जहाज नहीं, पंचर साइकिल, ठीक है, पंचर साइकिल। हाँ, मुझे लगता है टाइटैनिक जहाज का जो मैंने इस्तेमाल किया भाजपा के लिए आपको बुरा लग गया। सुन लीजिए, अब छोटे भाई की आवाज को सुन लीजिए जरा। ये सांप्रदायिक छोटे भाई की आवाज को सुन लीजिए, ये टाइटैनिक को डुबाएगा। अब हो गया बड़े भैया, थोड़ा सुन लीजिए, गरीबों की आवाज भी सुन लीजिए थोड़ा। छोटे भैया सुन रहा हूँ, सुनाइए। अब देखिए, जरूर। हाँ, जहां तक ये कह रहे थे कि हम इनके एमएलए ले गए,
कम से कम मुख्तार अंसारी तो नहीं ला रहे हैं ना पार्टी में। ये तो मुख्तार अंसारी को लेकर आए थे, फिर क्या फजीहत हुई वो हमने देखा। जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी के लिए है, आप शिवपाल यादव जी का बाइक चला भी सकते हैं। अभी मैं बीच में नहीं बोल रहा था, सुन लीजिए। आप एक बार स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए शिवपाल यादव ने क्या कहा था वो बाइक चला दीजिए। शिवपाल यादव जी ने कहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य बहुत अच्छे आदमी हैं। अगर वो मैं प्लीज पूरा कर लूं, आपके बीच में मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। स्वामी प्रसाद मौर्य को भी मैं प्लीज पूरा कर लूं। आओ स्वामी जी, दीपक जी ये बोल ले तो मैं बोल लूंगा। ये पहले बोल ले फिर मैं बोल स्वामी खराब करता है, पहला स्वामी आके ठीक करेगा। संबित जी अब मैं बोल लूं। जी जी बिल्कुल। देखिए शिवपाल यादव जी की बाइट आपके पास है, आप उसको चलाएं तो अच्छा रहेगा, जिसमें वो कह रहे थे कि स्वामी प्रसाद मौर्य बहुत अच्छे आदमी है, हमारे पार्टी में उनका स्वागत होगा। उसके बावजूद भी अगर स्वामी प्रसाद मौर्य वहां नहीं जाते हैं, हमारे पास आते हैं। हमारी बहन रितु जी कह रहे थे वो बड़े लालची और लालच बीजेपी में चले गए। आप बताइए लालच क्या होता है? लालच तो सत्ता का होगा। मतलब आज रितु जी भी मान रही है कि सत्ता भारतीय जनता पार्टी का आने वाला है, ये सब मान गए हैं। ये आज आपके शो में ये सब मान गए हैं कि सत्ता भारतीय जनता पार्टी की ही आने वाली है। आपका एक मौर्य कमजोर था सर, और जहां तक सीबीआई की जांच का सवाल है, जहां तक सीबीआई के जांच का सवाल है मायावती जी पे, इसका उत्तर दे दूं क्या दीपक जी? बिल्कुल बिल्कुल दीजिए। गौरव जी सुन लीजिए, सीबीआई के जांच का उत्तर दे दूं क्या? हाँ बिल्कुल उत्तर दे दीजिए। ये शांत हो जाए तो उत्तर दे दूंगा। गौरव जी आपने चिट्ठी लिखी है, गवर्नर को सबमिट किया है कि मायावती जी की सीबीआई की जांच हो, क्योंकि आपकी सरकार है और एक अनुबंधता होती है कि अब सीबीआई की जांच करानी हो तो मुख्यमंत्री को एक अर्जी लगानी पड़ती है। आपने अर्जी लगा दी है, वो मान जाइए। दीपक जी के सामने बोलिए। लिखनी पड़ेगी। आपके पिंजरे के तोते को हम लोगों को एक्टिव करना। सीबीआई का जांच, सीबीआई की जांच तभी हो पाएगी जब वहां की सरकार उसकी मांग करेगी। ये रूल है कि आपकी नाक के नीचे ये रूल है कि अगर आपको सीबीआई की जांच उत्तर प्रदेश में करानी है तो आपको चिट्ठी लिखनी पड़ेगी। ये कानून है। आप तो लॉयर हैं, आप बताइए। खोली है सीबीआई की जांच तो राज्य सरकार को करनी पड़ेगी ना। आप अगर बोले कि आप अगर चाहते हैं कि फेडरलिज्म समाप्त हो जाए और केंद्र सरकार डायरेक्टली कर दे तो वो अलग बात है। इंक्वायरी कर सकती है। और सुओ मोटो छोड़िए ना, आपको सब कुछ पता है। तो मैं तो बोल ही रहा हूँ कि सारा पैसा सबके पास खा रही है। मुलायम शुरू करूंगा क्योंकि मूल सवाल अभी बाकी है कि उत्तर प्रदेश का टाइटेनिक जहाज आखिरकार है कौन, जिसमें 73 एमपी सवार हैं, जिसमें 200 से ज्यादा एमएलए सवार हैं, या फिर ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो कई साल बाद एक बार फिर से दम भर रही है, या फिर एक ऐसी पार्टी जिसने सबसे पहली बार कई सालों के बाद एब्सोल्यूट मेजोरिटी पाई थी। यानी तो क्या किराए के लोगों से चुनाव जीते जाएंगे उत्तर प्रदेश में? यह बड़ा सवाल है, क्योंकि पार्टियों के अंदर, नेताओं के अंदर एक दूसरी पार्टी में जाने की होड़ लग गई है। क्या बताता है? क्या यह राजनीतिक हवा दिखाता है या इसके पीछे दल बल, बाहुबल, हर तरह का बल है? इसी पर हम बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश पर हमारी बड़ी बहस चल रही है। सीधे मैं चलूंगा रीता बहुगुणा जोशी जी के पास। रीता जी, बड़ा सवाल यहां पर यह है कि आपको टाइटेनिक बता दिया गया, कई सालों से आप सत्ता में नहीं रहे हैं, सबसे ज्यादा आपके विधायकों को तोड़ा गया। सवाल यह है 11 ये लोग ऐसे थे जब आपका सबसे विकट घड़ी थी उत्तर प्रदेश के अंदर, जब आपके विधायक इतने कम संख्या तक सिमट गए थे, तब ये लोग कांग्रेस का झंडा और डंडा थामे खड़े रहे थे। अब ऐसा क्या हो गया कि इनको एकदम से बीजेपी से प्रेम हो गया? देखिए कितनी विडंबना है कि अभी गौरव जी कह रहे थे कि उन्होंने लोगों को खींचा, लेकिन दोनों ही पार्टियां, समाजवादी और भारतीय जनता पार्टी, दोनों कांग्रेस के ही थोड़ा सा क्या प्रलोभन दे रहे हैं गए हैं। तो अगर समाजवाद, मैं बता रही हूं आपको, इनमें विश्वास की कमी है। दोनों पार्टियां, एक ही केंद्र सरकार, एक ही प्रदेश में, और दोनों ही ने अपने वादे पूरे नहीं किए, दोनों से जनता नाराज है। तो ये ढूंढ रहे हैं कि कौन अच्छे विधायक हैं जो चुनाव जीत सकते हैं। कोई हारने वाले विधायक को नहीं लाता है। कांग्रेस के जो लोग जीते हैं विषम परिस्थितियों में, उनको क्यों खींच के ले जा रहे हैं, इसका जवाब इनको देना चाहिए। अपने काम के बल पर अगर लड़ते हैं, भारतीय जनता पार्टी कहती हम काला धन लाए, महंगाई कम करी, रोजगार बिल्कुल देंगे, लेकिन गौरव जी एक सवाल रीता जी से बनता है। रीता जी, फिर इन 11 लोग जो बिल्कुल कठिन समय में जीते थे, उनको पार्टी को क्यों निकालना पड़ा? कर्मचारियों का लाभ कर रहे हैं,
तो ये लोगों को अपने बूथ से वोट मांगनी चाहिए ना, हायर लोगों को लेकर, बाहर से लोगों को लाकर। अगर हमारे लोग इतने खराब थे तो उनको ले क्यों रहे हैं ये लोग? और जहां तक बहुजन समाज पार्टी की बात है, जितने संस्थापक कांसीराम जी के साथ बहुजन समाज के संस्थापक थे, एक भी उनके पार्टी में नहीं है आज। इनका क्या कहना प्रवक्ता का? क्या बोली लोभी थे? वो लालची थे जिन्होंने आंदोलन 20 साल करके बहुजन समाज को खड़ा किया। आज वो मायावती जी के साथ क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि जब जाहिर है कि मायावती जी के पार्टी में सिवाय भ्रष्टाचार के कुछ नहीं होता। जब उनकी पार्टी सत्ता में आती है, भले सड़क के ऊपर अधिकारी मार दिए जाते हैं, उनकी पार्टी सत्ता में आती है, 6 उनके बड़े नेता जेल जाते हैं संगीन अपराधों में। तो इसलिए आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए, आपके संस्थापकों ने क्यों छोड़ा? कैसे काम करते हैं? आप बताइए ना, आपके कांग्रेस ने क्या 70 साल लूटा है लोगों को? आप बताइए आपकी पार्टी ने क्या किया है? क्या किया है? वोट लेते रहे, राजा बनते रहे, दलित समाज वही रहा, दबा कुचला समाज वही का वही काम करती। मतलब आप बातें बना रही हैं। आप बताइए 70 साल में कांग्रेस सरकार ने खरा किया है? अच्छा रितु जी, ये पूरा खजाना खाली कर दिया, डॉक्टर सारा कुछ खा गए। सवाल उठा रहे, ये बीएसपी की सरकार जब आती है तो पत्थरों की मूर्तियां क्यों बनाती है? अरे अगर हमने अपने लोगों की मूर्तियां लगा दी तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? नहीं, मैं दीपक जी एक बात नहीं, आप बताइए, अगर हमने अपने उन आप लोगों को तो याद ही नहीं है, आप लोग लगा देते तो शायद आज हमें लगानी ना पड़ती। अच्छा चलिए, आप लगा देते गौरव तो जी हम के पास लगाते चलते ही हैं। नहीं। गौरव जी, ये तो आप लोगों का काम था जो हमने किया। गौरव जी, आप पर सीधा चार्ज है और ये है मैं पहले आप भी कांग्रेस को निशाना बना रहे हैं। तभी आप हटाए गए, 224 से गिर के 80 पे आ गए। आप किस बात करती हैं अपने शासन की? 80 सीटें बताइए क्यों कांग्रेस आप? सरकार ने अगर क्या जनता के किया बीच में लोग है? बच्चा जानता है देश वही का वही आज भी गुलाम है। मेरे गुलाम नहीं, हम 70वीं सालगिरह मना रहे आजादी की। गौरव भाटिया जी, गौरव भाटिया जी, वही है, गुलाम है। आगे बढ़ रही है। गौरव भाटिया जी, राजा हमारे वोटों से रीता जी, बस बस रीता जी, गौरव जी, रहते हो चीजें हमारी कुर्सी पे आप बैठते हो, तो ये कब तक दीपक जी, चलेगा? अगर वो लोग चुप अब करेंगे, समझदार महिलाएं हो गए हैं, उनका पूरा सम्मान है, वो अपनी बात कर ले तो मैं नहीं कर ली, दोनों ने कर ली गौरव जी। अब मैं अपनी बात कहूंगा। सबसे पहले गौरव तुम बोलते हो भैया। दीपक जी, जहां तक देखिए कांग्रेस की बात है, मैं कहूंगा कि जितना उनका उत्तर प्रदेश में रोल है उतना ही समय दूंगा मैं उनके प्रश्न को। और उनके प्रश्न का उत्तर केवल इतना है कि कांग्रेस तो कहीं फाइट में ही नहीं है, कांग्रेस का तो अस्तित्व ही नहीं है। 2012 में हमारे यहां जिन जिन लोगों ने टिकट मांगी, और हमारा कार्डर सबसे मजबूत है उत्तर प्रदेश में, जिनको हमने टिकट नहीं दी उनको कांग्रेस टिकट देती है। ये तो इनके संगठन का हाल है। जहां तक बसपा की बात है, रितु जी को मैं इतना याद दिलाना चाहूंगा, 80 हाथियों की मूर्तियां पार्कों में लगाने से कोई दलित जो है समाज से नहीं जुड़ पाएगा, कोई भी व्यक्ति उसका सम्मान वापस नहीं आएगा। मायावती के राज में केवल भ्रष्टाचार था, लोग त्रस्त थे, और मायावती जी कमरे में बैठ के सत्ता का सुख भोग रही थी। शायद इसीलिए पूरी गैंग रेप होते सर। और आपके अभी क्यों ऐसे बोलती है आप? बीच में आपकी बारी आएगी, आप बोलिएगा। आप किस तरह क्यों ऐसे बहस कर रही है रितु जी? आपको पता होगा, आपका समय भी आएगा। इतने पढ़े लिखे गौरव जी को खत्म कर लीजिए। गौरव जी, लोगों की कानून दर्शाती है, सबको पता है कि सपा सरकार ठीक है, आपने अपना पॉइंट रख लिया। रितु जी, आपने अपना पॉइंट रख लिया। गौरव कंप्लीट करिए। रितु जी, अक्सर ऐसा होता है कि सत्य में बड़ी ताकत होती है। शायद आपको झिझोड़ हो जाएगा रितु जी, हो जाएगा। उनको भी चैलेंज लाना पड़ता है, उनको भी दूध का दूध, पानी का पानी कर लेना। आप सुनिए, देखिए, दूध का दूध, पानी का पानी दीपक जी तब हो गया था जब 224 एमएलए से 80 पे आ गई थी और लोकसभा में 0 मिला था। 0। रितु जी ये भूल गई है, अभी जनता नहीं भूली है आपके कुकर्मों को। अब देखा है ना, लोग देख रहे हैं आपको, इतने वो मत होइए। चलिए रितु जी, तो तभी तो कह रहा हूँ, अभी नतीजों का इंतजार अभी तो रोज कर नहीं रहा। पेपर उठा के सुबह पेपर उठा के पढ़िया करिए कि क्या क्या आपके प्रदेश में हो रहा है। महिलाएं तक तो आपकी ऐसी बहस कि आप एक महिला होके इस तरह से
गौरव फिर महिलाएं सुरक्षित नहीं है मैं आपके आपसे यहाँ तो नमस्कार कर रहा हूं, आप पहले बोलिए, आप पहले बोलिए। ऋतु जी आप पहले बोलिए। गौरव जी, गौरव। मैं नमस्कार आपको नहीं, मैं भी आपको नमस्कार, बात करें तो उसका वो निकालें कि बात करते क्या है। आप पहले अपनी सरकार को देखिए, या तो आप सही आपकी सरकार चल रही है। दोनों नमस्कार कर लिया हो एक दूसरे को तो मैं बोल लूं। किसी पे इल्जाम नमस्कार में चमत्कार हो रहा है। गौरव कंप्लीट करेंगे, फिर डॉक्टर संबित पात्रा आप, फिर रीता जी। गौरव एक एक करके बुलवाइए, धन्यवाद, कहिए थोड़ा धैर्य रखें। तो उसके बाद मैं भाजपा पे आके केवल एक बात कहूंगा, अगर विकास हुआ होता 2 साल में, अगर 73 एमपी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहे होते दीपक जी, क्यों जरूरत पड़ती भाजपा को कि किसी को भी अपनी पार्टी में लाते? भाजपा कहती हम मजबूत हैं, हम जीतेंगे। ये बार बार कहते लक्ष्य 265, हर 10 दिन में इनके 30-40 लक्ष्य में बढ़ जाते हैं। चुनाव आएगा ये भूल जाएंगे कि पार्टी 404 एमएलए है उत्तर प्रदेश में, कभी 325 लक्ष्य, कभी 400 लक्ष्य। अरे लक्ष्य छोड़िए, आप पहले ये बताइए 2 साल में केंद्र सरकार ने क्या बदला? उत्तर प्रदेश सरकार आपसे कहती रही कि हमें रुपया रिलीज करिए अपने फंड से, आपने रिलीज नहीं किया। किसान मर रहा था, हमने कहा इमरजेंसी फंड दीजिए, आपने कहा नहीं अभी तो फाइल चल रही है, आएगा रुपया। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने पास से 6000 करोड़ रुपया किसानों में बांटा। ये सब बातें भूलेगा नहीं उत्तर प्रदेश का जो नागरिक है, जवाब जरूर मिलेगा आपको। डॉक्टर पात्रा आ जाऊं, अब बहुत देर हो गया, अब मैं उत्तर। देखिए पहले मैं रीता बहु, मैं बड़ा सीरियसली इन विषय पे हमें एक एक करके डिबेट करना चाहिए। रीता बहुगुणा जोशी जी ने जो उत्तर दिया उसी में ही उनके प्रश्न का भी उत्तर था। उन्होंने कहा कि हमारे 11 कामकाजी मतलब मेहनत करके जीतने वाले विधायकों को बीजेपी ले गई। और क्यों ले गई? क्योंकि बीजेपी में विश्वास की कमी थी। रीता जी, विश्वास की कमी कहां थी सोचिए। अगर 11 कामकाजी एमएलए किसी पेड़ से अलग हो जाते हैं तो उन एमएलए का अपनी पार्टी में विश्वास कम था। जहां जाते हैं वहां विश्वास होता है, जहां छोड़ते हैं विश्वास वहां कम होता है। राहुल गांधी पर विश्वास नहीं है, उनको पता नहीं है नेतृत्व कौन करेगा, इसलिए उनको छोड़ा उन्होंने। और दूसरी बात, जहां तक गौरव भाई का सवाल है, देखिए गौरव जी 5 दिन पहले मेरे पास बाइक लेने आए थे एएनआई वाले। मैंने पूछा क्या हो गया, तो उन्होंने बोला आज मुलायम सिंह यादव आदरणीय नेताजी ने कहा है भाषण देते हुए कि समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो अब जमीन हड़पना छोड़ दे, इलेक्शन आ गया है, इलेक्शन के काम में बिजी हो जाए। ये तो नेताजी कह रहे हैं, मुझे कहने की क्या जरूरत है? मैं क्यों बोलूं कि आप क्या करते हैं? खुद नेताजी जो आपके प्रधान हैं वो आपको एडवाइस कर रहे हैं आप जमीन हड़पना छोड़ दो गरीबों का, अब जो है इलेक्शन में लग जाओ। आप जवाब दीजिएगा, मैं सुन रहा था, जवाब दीजिएगा। तीसरी बात गौरव जी, आप हमसे लड़ना छोड़ दीजिए। वो घर के अंदर जो 5 लोग हैं उनको बैठा के समझाइए, शिवपाल जी को, रामगोपाल जी को, मुलायम जी को, अखिलेश जी को, कि आपस में तो पहले मेंट कर ले। ये पहले आपस में देख ले लड़ना है या नहीं लड़ना है, बाद में आप हमसे, रितु जी से और बहुगुणा जी, खैर रीता जी से तो आप लड़ते नहीं हैं, उनके खिलाफ तो आप कैंडिडेट भी नहीं खड़ा करते हैं। सोनिया जी और राहुल जी को तो आप बाईपास दे देते हैं, वहां तो कैंडिडेट भी नहीं खड़ा करते हैं। वो भी डिंपल जी को बाईपास दे देते हैं, कैंडिडेट नहीं खड़ा कर देते। इसलिए आप भी रीता जी थोड़ा मिलकर गौरव जी के साथ बैठ के चिंता करिए कि ये जो 5 लोग परिवार में लड़ रहे हैं, कम से कम ये तो लड़ाई बंद कर दे। आपके परिवार में लड़ाई चल रही है, राहुल गांधी आएंगे, प्रियंका आएंगी और बीच में प्रशांत किशोर लड्डू खा जा रहे हैं। और खैर रितु जी के परिवार अर्थात बसपा के बारे में क्या बोलना है, वो अकेले ही खाने में लगी हुई हैं, अकेले ही 2 करोड़ 5 करोड़ 20 करोड़, और खुद उनके विधायक ही बोल रहे हैं, मैं थोड़ी बोल रहा हूं। मैं जवाब बोलने देना से क्या चाहता होता हूं है सर, मैं तो कह रही हूं प्रूफ करो। कहने इल्जाम लगाना तो सबका काम है, कौन इल्जाम नहीं लगाता? आपकी पार्टी पे आपने मोदी जी पे आपने चुनौती दे दी है, लेकिन समाजवादी पार्टी भी चुनौती को मान नहीं रही है और बीजेपी नहीं मान रही है। गौरव, रीता जी के पास जाऊं उससे पहले मैं आपके पास आऊंगा। सवाल ये है कि मुलायम सिंह जी ने ये तो कहा था कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अब जमीनों और मकानों पर कब्जा करना बंद कर दे, मतलब 4.5 साल में कितने कब्जे हुए होंगे? कोई फिगर होगा आपके पास? और नेताजी को तो सब पता होता है, वो कभी गलत बोलता ही नहीं। दीपक जी, मैं उत्तर दूंगा। देखिए यही फर्क है समाजवादी पार्टी में और भाजपा में। अगर कुछ कार्यकर्ता कोई अवैध कार्य कर रहे हैं तो ये हमारे अंदर शक्ति है कि हम सच्चाई को बोल सके और उसे सुधारें।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अदानी जी के लिए आंखें बंद कर लेते हैं। कहाँ अदानी जी पे 5,000 पहुंच एकड़ गए आप? जमीन चली अरे जाती अपनी है। बात करिए ना गौरव जी, कहाँ अदानी जी पे पहुंच बीच गए में आप? बोलिए, आप बीच में अब बोल रहे हैं। नहीं, मैं दीपक जी, मैं तो दीपक मैं जी तो जवाब नेताजी दे की रहा बात कर रहा हूँ। नेताजी ने कहा था भाई, आपके नेताजी तो जितने धैर्य प्रूव से कर रहे हैं समझे कि भाई जीते। हमारी पार्टी में मैं- और हमारे मतलब लोग ऐसा मैंने- कुछ करते हैं। अरे ये कैसी, देखिए मुझे अब सुनिए, मुझे अच्छा लगता है कि मेरी एक ही टिप्पणी पे 3-4 लोग एक साथ बोलने लगते हैं। इसका मतलब कुछ बात में दम होता है कि सबको बोलना पड़ता है। लेकिन दीपक जी, जो सबसे अहम बात है, अगर कोई पार्टी का वर्कर पार्टी का नाम खराब करे, गलत कृत्य करे, उसके खिलाफ आवाज उठाना, बोलना और एक्शन लेना, ये बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात है, हमारी पार्टी में तो जो भी इन्होंने नाम लिए वरिष्ठ नेताओं के, ये सब साथ में कार्य करके 2012 में सरकार बनवाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन भाजपा में आप देखिए क्या हो रहा है। सुब्रमण्यम स्वामी कुछ कहते हैं, नरेंद्र मोदी जी कुछ कहते हैं, संगीत सोम, योगी आदित्यनाथ तो सांप्रदायिकता से पीछा नहीं छोड़ पाते हैं। तो हम सब जानते हैं कि भाजपा किस तरफ जा रही है। चिंता करने की आवश्यकता इनको है। चाहे काडर हो, फिर से बोलूंगा, सबसे मजबूत काडर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के पास है। विचारधारा की बात है, विकास किया है, स्वच्छ छवि अखिलेश यादव जी की है। उन्होंने केवल गौरव जी, हम चिंता करेंगे, आप जमीन में हड़पिए, देखिए कहाँ लौटेगा, बाद में बोला जुमला, ऐसा नहीं है। वैसे लोग उत्तर प्रदेश के बारे में ये भी बोलते हैं कि सबसे ज्यादा विकास वहां पर हुआ है तो सिर्फ समाजवादी पार्टी का हुआ है। नेतृत्व में मानेंगे आप इस बात को कि सबसे ज्यादा विकास वहां हुआ है तो समाजवादी पार्टी का हुआ है? समाजवादी नहीं, थोड़ा सा आपने शब्दों का गलत इस्तेमाल किया दीपक जी। सबसे ज्यादा विकास किसी ने किया है तो समाजवादी पार्टी ने किया है। चलिए ब्रेक के बाद आऊंगा और पूछूंगा कि किसका जहाज है टाइटैनिक इस 2000। तो क्या दल बदलुओं के सहारे जीतेंगी राजनीतिक पार्टियां उत्तर प्रदेश में? यही हमारी बड़ी बहस का मुद्दा। और रीता जी, आपसे जानना चाहूंगा, आपको नहीं लगता कि आपने सब चले हुए कारतूसों पर दांव लगा दिया उत्तर प्रदेश में? देखिए, बड़ा गंभीर चुनाव है 2017 का, और जिस तरह से बातें हो रही हैं, ये इसका कोई मतलब नहीं। 2-4 लोग इधर से आए उधर गए, इसका कोई अर्थ नहीं है। 2007 में मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री, 200 से ज्यादा विधायक, 2012 में गिरकर आ गए वो लोग 90 पर। अब मायावती जी का 225 विधायक, 2012 में वो मायावती जी गिरकर चली आई 80 पर। 2007 में मुलायम सिंह जी का वरिष्ठ हुआ। और इस समय इतनी निराशा है लोगों में कि आप देखिएगा दोनों क्षेत्रीय पार्टियां बुरी तरह से पिटेंगी। और इतने नाराज हैं लोग मोदी जी से कि आप देखिए उनके लिए गुजरात बचाना मुश्किल हो रहा है। और उत्तर प्रदेश में जैसे उनके संसदीय क्षेत्र में लोग निकल कर आए हैं लाखों की संख्या में सोनिया जी का अभिवादन करने के लिए, ये कांग्रेस के प्रति लोगों का रुझान है। और मैं आपसे कहना चाहती हूं, हम लोग इस बात से परवाह नहीं करते कि हमारे पिछले दिनों में क्या हुआ, लेकिन इस इलेक्शन में लोगों का रुझान कांग्रेस के प्रति आ रहा है। हम अपना परिश्रम कर रहे हैं और निश्चित रूप से आप देखिएगा कांग्रेस इस बार सत्ता में आएगी। दीपक जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं गौरव जी और संबित, दोनों को कंक्लूड करना है। गौरव जी और संबित, देखिए कांग्रेस पहले की तो ये हालत है दीपक जी। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं सामने आ जाएगा। अच्छा, तो अभी इनकी कोई बड़ा नेता भी अगर जाता है उत्तर प्रदेश में रैली करने, तो रैली तक नहीं कर पाते, रोड शो पे सीमित रह जाते हैं। और ये कहीं फाइट में भी नहीं है कांग्रेस के लिए, तो इतना कहा जा सकता है। जहां तक भाजपा की बात है, जब 2014 का चुनाव जीते थे तो जनता ने विकास के मुद्दे पे इनको वोट दिया था। 2014 के बाद भाजपा ने केवल खासकर उत्तर प्रदेश में लव जिहाद, घर वापसी, शुद्धिकरण, इस पे चर्चा करी है। और इसी का जवाब जनता अब इनको देगी जब 2017 का चुनाव होगा। डॉक्टर पात्रा। दीपक जी, मैं इतना कहना चाहता हूं कि रीता जी ने एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि यूपी का चुनाव एक गंभीर चुनाव है। मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगा कि यूपी के चुनाव के बाद
कांग्रेस में गंभीर चुनाव होगा कि आखिर नेता कौन होगा, इसका चुनाव यूपी के चुनाव के बाद होगा, वो बड़ा गंभीर मसला होगा। जहां तक समाजवादी पार्टी और बसपा का है, आप देखिए समाजवादी पार्टी और बसपा पे जो मेन आक्षेप लगता है और जो कि लोगों के मन में घर कर चुका है, वो है करप्शन का और भय के वातावरण क्रिएट करने का, जो कि खास करके समाजवादी पार्टी पे लगता है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार के ऊपर डाइवर्ट करके वो उत्तर प्रदेश में अपने भ्रष्ट नीतियों का और अपने गुंडागर्दी, जो कहते हैं गुंडाराज, उसको छुपा नहीं सकते हैं। टाइटैनिक कौन है मैं नहीं जानता हूं, मगर टाइटैनिक फिश कौन है ये मैं जरूर जानता हूं। ऋतु जी, आपकी मतलब लाइन 2 साल हो गए, आपने कितना विकास कर लिया? जो आप यूपी में इलेक्शन लड़ने की बात कर रहे हैं, आप दूसरों को लेकिन हम लोग अपने दम जानते पे हैं लड़ते हैं टाइटैनिक ना। भाजपा ही है। लड़ने नहीं, हमने जनधन किया है, लड़ते तो आपको जनधन दिया है, 50 हाथी नहीं लगाए हैं। आपको दूसरे आपका तो विकास होता है 50 हाथी की मूर्ति लगाना। चलिए लगाई तो क्या हुआ, आप नहीं लगाते? चलिए, आज की जो डिबेट है उसकी हीट बताती है, उसकी गर्मी बताती है, उसके तेवर बताते हैं कि वाकई में उत्तर प्रदेश के 2017 के विधानसभा चुनाव कितने दिलचस्प होने वाले हैं और वाकई सभी राजनीतिक पार्टियों के बीच इन चुनाव में कांटों की टक्कर होगी। लेकिन सवाल यह है, क्या भाड़े के नेताओं के सहारे? इस पर हमारी बहस जारी रहेगी। टुनाइट में आज के लिए इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार